आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 11। चैप्टर 11 का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। ये है भाग 2। भाग 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, ये देखिए चैप्टर का क्या नाम है, भारत पर विदेशी आक्रमण एवं आधिपत्य काल। यानी भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे कैसे हुए, कौन कौन आक्रमण हुए, कैसे हुए, मतलब उसके काल क्या क्या था, पहले कौन किसने आक्रमण किया, उसके बाद ऐसे पढ़ रहे थे हम लोग। तो हमने पहला वाला भाग में इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ लिया था। यानी कि जो यूनान से जो भी आए थे वो इंडो ग्रीक जो भी आए थे वो आक्रमण कैसे किया, उनका प्रभाव क्या रहा, उनका संस्कृति का प्रभाव क्या रहा, ये सब बहुत अच्छा से पढ़ लिया। अगर इसको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें किसके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में तो हो गया। उसके बाद शक के बारे में बात करेंगे। शक वंश के जो शासक थे, यानी कि शक के जो अलग अलग शाखाएं थी, कई ये शाखाओं में बटे हुए थे। ये शक वंश के जो राजा थे, उस इंडो ग्रीक के बाद शकों का आक्रमण हुआ। अब शक कहां से आए थे, ये शक वंश के लोग कहां से आए थे, ये क्या थे, पूरा डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। देखिए इसके लिए पहले भारत का मैप समझना जरूरी है। देखिए तो ये भारत का मैप हो गया। भारत का मैप ये हो गया। ये भारत का मैप हो गया। ये देखिए ये बाहर से आए थे, जो शक आक्रमणकारी थे, जो शक ने आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया, ये बाहर से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कहां से, मध्य एशिया से। ये जो ये लोग कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। इधर मध्य एशिया के तरफ से ये लोग आए थे। ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, मूलतः सीरिया के क्षेत्रों के निवासी थे। मध्य एशिया में लगभग सीरिया के क्षेत्रों के निवासी थे। अब ये भारत में क्यों आए, ये यहाँ पर भी राजा थे, लेकिन ये भारत में क्यों है बताइए। ये अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर, राजा, जनता, ये सब छोड़कर ये भारत में क्यों शासन करने के लिए है। क्या ये इतने ताकतवर थे कि भारत में आकर शासन करने लगे? नहीं, ऐसा बात नहीं था। देखिए कोई भी अपनी जगह से कब जाता है, दूसरे जगह कब जाता है, दो कारण, या तो जरूरत या कोई उसको परेशान कर दे, मतलब वहां पर उसको रहने ना दे। कोई भी कहीं से जाएगा दूसरे जगह, क्यों? क्योंकि जरूरत उसके होगा, मान लीजिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी तो वो दूसरे जगह जाएगा, नहीं तो दूसरा कोई उसको परेशान करेगा, कोई वहां से उसको भगा देगा तो जाएगा। तो पहला बात कि इनको यहाँ पर जरूरत की कमी, तो इसके कोई भी चीज की कमी नहीं थी, मतलब इनको कोई जरूरत की चीज लेने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पर यहाँ से भागे थे। कहाँ से भागे थे, यहाँ से। ये कबीलाई, जो कबीला में रहने वाले लोग थे, जो और अन्य जो मतलब कबीले के क्षेत्र में रहते थे, ये भी कबीले बनाकर ही रहते थे। तो जो अन्य कबीला वालों थे उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद ये लोग कहाँ भाग कर आ गए, भारत में। लेकिन देखिए इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा इनका क्षेत्र था। ये जो शक जो लोग थे ना, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा था, यहाँ पर क्षेत्र बड़ा था। तो एक ही बार सारे जो शक लोग थे, जो सारे शक शासक थे, एक ही बार भाग कर नहीं आए। पहले बार आक्रमण हुआ, ये यहाँ पर आक्रमण हुआ, लड़ाई वड़ाई हुआ, यहाँ पर युद्ध हुआ, तो कुछ जो शक थे वहां से निकल गए, और कुछ ने कहा कि नहीं हम नहीं निकलेंगे, हम अभी युद्ध करेंगे। इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर कैसे यहाँ से चले जाए, ये अपना साम्राज्य छोड़कर कैसे चले जाए, इतना बड़ा शासन छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो ठीक है लड़ो, क्या करें अब, लड़ाई किसी पर कोई और ऑप्शन थोड़ा। ये बाहर से जो, ये इधर से जो आए थे कबीला वाले, इस पर इन लोगों पर आक्रमण कर रहे थे। किस पर, शक। यहाँ पर शक, जो शक वंश के लोग रहते थे, ये शकों पर आक्रमण कर रहे थे। तो कुछ लोग कह रहे नहीं हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे तो लड़ो, नहीं डरोगे तो लड़ो। कुछ पहले, कुछ यहाँ पर आए, एक बार में, दो बार में, तीन बार में करके 3 4 5 बार में सभी वहां से निकल गए। ये लोग मानने वाले थे नहीं, शकों पर बार बार आक्रमण कर रहे थे बाहरी। तो करते करते 4 5 आक्रमण में ये शक यहाँ से पूरी तरह से क्या हुए, निकलकर भारत के क्षेत्र में आ गए। अब भारत के क्षेत्र में आए तो देखिए ये मूलतः कहाँ के निवासी थे, मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया, वो सीरिया वाला क्षेत्र, मध्य एशिया के निवासी थे। अब ये भारत में 5 शाखाओं में आए थे। भारत में 5 शाखाओं में आए थे। 5 शाखाओं में आए थे। यानी कि कितने इनके राजा हो गए होंगे, 5 गो राजा हो गए। 5 शाखा में आए थे, यानी 5 गो राजा। हर शाखा में एक राजा आता था। एक राजा का नेतृत्व, एक लोगों का किसी का नेतृत्व होता था तो वो राजा बन जाता था उसी में।
मान लीजिए एक ग्रुप उधर से आया तो उसका कोई नेतृत्व कर रहा होगा, अगर नेतृत्व कर रहा है तो वो उसका राजा बन जाता था। ये 5 बार में ये आए थे, 5 तो यहाँ पर आने के बाद 5 भागों में क्या हुए, बट गए। अब देखिए शकों का पहला जो भाग था वो कहां पर था, यहाँ पर, यहाँ ये वाला क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र, ये कंधार का क्षेत्र है, कंधार। दूसरा तक्षशिला में, दूसरा कहां बसा, तक्षशिला, तक्षशिला में बसा। ये लोग जल्दी बसने के बारे में सोच रहे थे, नहीं तो अगर जल्दी नहीं कहीं पर कब्जा करते ना तो ये इधर का उधर हो जाते, क्योंकि इधर भी शासक थे। अगर कहीं पर आक्रमण उसी समय नहीं करके अगर कब्जा करते ना तो यहाँ के शासक भी भगाने लगते, तो कहीं के नहीं रहते, ना यहाँ का रहते ना यहाँ का, तो जल्दी ये लोग अपना शासन स्थापित कर लिया। फिर तीसरा जो शाखा था यहाँ पर आया मथुरा, यहाँ पर मथुरा। चौथा था उज्जैन, और ये 5वां जो था यहाँ पर नासिक वाले क्षेत्र में, यानी कि मथुरा, उज्जैन, उज्जैन और उसके बाद ये नासिक वाला क्षेत्र, यही नासिक वाला क्षेत्र में आया। अब देखिए ये 5 हो गए, तो 5 का अलग अलग राजा थे, 5 क्या थे, अलग अलग राजा थे। तो ये पहला जो था, ये पहला और दूसरा, ये दोनों नहीं पढ़ेंगे अभी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये जो भारत में है यही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपस में फिर ये बार बार जाते थे युद्ध करने के लिए, क्यों, क्योंकि इनको चाहिए था फिर साम्राज्य वापस। ये ज्यादा अंदर आ गए थे, तो ये नहीं सोच रहे थे कि फिर वापस अपने वहां पर लौटे। ये लोग बार बार सोच रहे थे कि लौटे, तो बार बार इससे युद्ध कर रहे थे। यहाँ पर जो कब्जा किए थे इनको भगाए थे, शकों को जो भगाए थे यहाँ से ना, तो बार बार सोच रहे थे कि यहाँ पर आए, हम आए, ये लोग सोच रहे थे। तो उसके बाद बात करते हैं हम। तो यहाँ पर मथुरा, अब मथुरा की बात कर लेते हैं। जो मथुरा का जो शक राजा था वो बार बार, अब नया नया आए हैं तो नया नया तो कुछ है ना, वहां से युद्ध लड़कर आए थे, चाह रहा था किसी को हरा दे। अब यहाँ पर आकर कब्जा कर लिया, यहाँ पर यहाँ के राजा को हरा कर यहाँ पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया तो इसको लग रहा था कि ऐसा एक राजा के यहाँ पर हरा दिया ना तो और किसी को हरा सकते हैं, मतलब पास वालों को हरा सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। ये नहीं जानता है कि हार कर भाग गया, यहाँ से हार कर आया है ना ये। फिर ये नहीं समझता था कि यहाँ से हार कर यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर वो जीत गया। सभी ने कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर शक शासक आया, यहाँ कब्जा किया, किसी न किसी राजा को जीत कर ही कब्जा किया, छोटे छोटे कबीलों को जीत कर कब्जा कर लिया वो क्षेत्र। ये थोड़े था कि आया बस ऐसे ही खुला था सब, कोई वहां का राजा नहीं था, ये राजा बन गया, नहीं। आने के बाद क्या हुआ, ये हरा कर तब यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, ये भी स्थापित किया, ये भी किसी को हराया होगा, ये भी किसी को, सब ने किसी न किसी को हरा कर तब शासन स्थापित किया। तो इसको लग रहा था कि हम किसी को हरा देंगे, तो यहीं पर पास वाला है वो क्षेत्र था, पास वाला इसी का क्षेत्र था। ये बड़ा जल्दी जल्दी किसी से भी युद्ध लड़ने थे, तब तक यही आक्रमण कर दिया। ये पास वाला क्षेत्र किस पर, मथुरा में जो बसे हुए थे शक शासक, इस पर आक्रमण कर दिया, हरा दिया शक शासक को और पूरा कब्जा कर लिया। बार बार इधर उछल रहे थे लोग, पूरा कब्जा कर लिया, शक यहाँ से खत्म। अब शक यहाँ पर पूरा शकों का खत्म, शक का साम्राज्य क्या हुआ, खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं नासिक वालों के बारे में, क्योंकि ये शकों की 5 शाखाएं थी। एक कहां पर थे, एक कंधार था, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। तो ये मथुरा के बारे में बात कर ली, इन दोनों के बारे में तो अभी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों के बारे में अब नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं नासिक। अब नासिक का शासक कौन था, नासिक का शासक था नहपान। नहपान, जिसका आप नाम सुने होंगे, हम सतवाहन वंश पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो नहपान को हराया था और एक सिक्का चलवाया था, इसके बारे में हम बताए थे। तो यहीं पर था, ये सतवाहन वंश के जो राजा था उससे हार गया था, कौन, नहपान। सतवाहन वंश का राजा नहपान हार गया था। नहपान क्या था, एक शक शासक था। उस समय भी बताए थे कि शकों की कुल 5 शाखाएं जो थी वो उधर से आई थी, 2 यहाँ बाहर ही रह गई और ये 3 अंदर आ गई, ये भारत में अंदर आ गई 3 गो शाखा। तो ये इसके बारे में, अब नहपान के बारे में बात करते हैं। ये नासिक का राजा था, जो नासिक का राजा था। तो इसका युद्ध हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी से, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतकर्णी। तो जीता कौन था, यही गौतमी पुत्र सतकर्णी जीता, क्योंकि बहुत ही योग्य शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी बहुत ही योग्य शासक था। योग्य शासक ये भी था, नहपान भी था, लेकिन उससे ज्यादा योग्य कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये किस वंश का था, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का था। ये कौन सा था, शक, ये शक राजा था जो नहपान था। तो यहीं पर ये गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किसको हराया, नहपान को।
और नाहपान को हराने के बाद उसने सिक्का भी चलवाया, जिस सिक्के पर एक तरफ नाहपान था, दूसरी तरफ कौन था, गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और नाहपान हारी हुई मुद्रा में था, ऐसे हारा हुआ मुद्रा में, और जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है लग रहा था कि हाँ ये जीता हुआ था, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए ना गौतमीपुत्र सतकर्णी किसको हराया है, नाहपान को हराया है। तो ये सिक्का चलेगा तो बहुत सारे लोग, देखिए ये अभी इतिहासकारों को, अभी हम लोगों को भी पता चल रहा है ना कि ये गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किसको हराया था, नाहपान को। उसी सिक्का से तो पता चला कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किसको हराया है, नाहपान को। तो इसीलिए उसने सिक्का चलवाया कि सबको पता चले कि इसने किसको हराया है, नाहपान को। तो यहाँ पर भी शकों का क्या हो गया, सफाया हो गया, मतलब शक खत्म। यहाँ पर भी अब बचा कौन, यहाँ ये वाला उज्जैन वाला, ये उज्जैन की एक शाखा बचा। तो उज्जैन का शाखा बचा, तो यहाँ का राजा था रुद्रदामन। यहाँ का जो राजा था कौन था, रुद्रदामन। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ का जो राजा था कौन था, रुद्रदामन था, रुद्रदामन। यहाँ उज्जैन वाला, उज्जैन। तो ये बहुत ही योग्य शासक था, ये बहुत ही योग्य शासक था। इसने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया और इधर कर लिया साम्राज्य विस्तार, यहाँ पर पूरा। ये वाला थोड़ा मिटा देते हैं, ये इसने पूरा इधर साम्राज्य विस्तार किया था और साम्राज्य विस्तार, बहुत ही योग्य शासक था। तो यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था किसने हराया था, नाहपान को हराया था। तो इसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद इसका जो पुत्र था वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, इसका पुत्र क्या था, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी था। उसने सोचा कि हमारे पिताजी ने नाहपान को हराया है ना, तो हम रुद्रदामन को हरा देंगे। किसको हरा देंगे, रुद्रदामन को। उसको ये पता नहीं था कि ये नाहपान, ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है बहुत ही योग्य शासक था और ये इसके मुकाबले नाहपान थोड़ा कमजोर था। लेकिन ये जो रुद्रदामन था बहुत ही ताकतवर राजा था। तो कौन हराने के लिए गया, ये पुलुमावी हराने के लिए गया। किसको, ये रुद्रदामन को। जैसे ही आक्रमण किया यहाँ पर, तो रुद्रदामन ने क्या कर दिया, इसको हरा दिया, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को किसने हरा दिया, रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन ने इसको हरा दिया। उसके बाद अब रुद्रदामन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था, यही गुजरात में, यही गुजरात के सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख आपने शायद नाम भी सुना होगा, अभिलेख जो कि गुजरात, जो कि सौराष्ट्र प्रांत में है, सौराष्ट्र गुजरात में है, गुजरात में है। किसने लिखवाया था, रुद्रदामन ने लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख। अब ये अभिलेख क्यों लिखा था, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ध्यान रखिए, गिरनार अभिलेख भी इसको कहते हैं। तो ये रुद्रदामन ने क्यों लिखवाया था, यहाँ पर था ये सुदर्शन झील था। क्या था यहाँ पर, जो सुदर्शन झील, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का इसने पुनः निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था, इसीलिए लिखवाया था कि हम पुनः निर्माण करवाए हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, जब रोड बनता है ना, जब रोड बनेगा या रोडे क्या समझ लीजिए, जब गांवों में, अगर गांव में होंगे तो रोड बनता है ना, तो वहां पर बड़ा सा बोर्ड लगवा कर लिखवाया जाता है कि हाँ ये इस सरकार द्वारा, मान लीजिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा ये बनवाया गया है रोड। और उसमें लिखा रहता है नीचे कि यहाँ पर किसने बनवाया, स्थानीय तौर पर किसने बनवाया है और वो ये किसके द्वारा पैसा भेजा गया, ये सब पैसा का पूरा डिटेल, कितना लंबा रोड है, कहां से कहां तक बनाया गया, पूरा डिटेल एक बड़ा सा, या तो पत्थर होता है, पत्थर का बोर्ड होता है, या लोहा या किसी और का भी बोर्ड लगवाया जाता और उस पर लिखवाया जाता है अभी। लेकिन उस समय इसने भी क्या किया, इसने भी झील का पुनः निर्माण करवाया था। निर्माण नहीं करवाया था, झील बनवाया नहीं था, ये इसने पुनः निर्माण करवाया था। उस पर लिखवाया था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये बनवाया गया है, जो मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया है, और मैं रुद्रदामन इसका पुनः निर्माण करवा रहा हूं। यानी उस पर कितने लोगों का नाम आया, दो, और एक और ये उस जो अभिलेख था उस पर कितने लोगों का नाम आया, ये जूनागढ़ अभिलेख में एक तो रुद्रदामन का नाम आएगा, रुद्रदामन इसने ही पुनः निर्माण करवाया था। ये फिर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो था ही, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा। सुदर्शन झील किसने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद स्कंदगुप्त का भी नाम आया, स्कंदगुप्त,
अब स्कंद गुप्त का नाम क्यों आया? इसके आगे गुप्त वंश आया, इसके बाद कौन सा वंश आया? इसके बाद गुप्त वंश आया। तो इसका नाम, इसने जैसे पुनर्निर्माण करवाया था ना, स्कंद गुप्त ने भी क्या किया था? पुनर्निर्माण, उसका फिर निर्माण करवाया, क्योंकि कुछ समय बाद उसको निर्माण की जरूरत होती थी, तो उसने फिर किसने निर्माण करवाया? स्कंद गुप्त ने। इसीलिए जूनागढ़ अभिलेख पर 3 राजाओं का नाम मिलता है, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य और स्कंद गुप्त का नाम मिलता है। और ये जो रुद्रदामन था, ये कौन था? ये कौन सा ये था? ये शक, जो शक वंश थे उन्हीं का ये राजा था। ये कैसे कैसे खत्म हुआ ये तो पता ही है। और ये बहुत ही योग्य शासक था। कौन था? ये रुद्रदामन। रुद्रदामन बहुत ही योग्य था। अब देखिए किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत में था। ये जो जूनागढ़ अभिलेख था, ये अभिलेख संस्कृत में था, संस्कृत में था, ध्यान रखिएगा। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इससे आगे वाला भाग जो है, और एक बात समझिए ध्यान से, इसको ये और पेपर 1 में लगभग और 1 या 2 चैप्टर होगा, इसीलिए इसको चालू किया गया है। 1 या 2 चैप्टर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद पेपर 2 में जितने भी बचे चैप्टर है वो सारे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। हमें लगता है कि और इससे अभी इसमें और आगे है। इससे आगे वाला भाग जो है इससे आगे वाला भाग जो अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।